तो बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज पीपीएससी एनालिस्ट का जो टेस्ट था, उसके कुछ एमसीक्यूज अभी मेरे तक आए हैं, तो उनकी जो की है हम डिस्कस करते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने हमारा सेशन ज्वाइन किया हुआ था, और जितना भी हमने सिलेबस कवर करवाया था बेसिकली उसी में से ही टेस्ट था। कोई मुश्किल नहीं टेस्ट था इतना, जिसे हम कह सकते हैं। तो आप लोग पहले बताएं मुझे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा आज के टेस्ट के हवाले से, और आपको क्या लगता है कि मेरिट कहाँ तक जाएगा जी? एनीवन? पहले तो आप लोगों की राय ले ली जाए ताकि आइडिया हो। जी बेटा, क्या कहते हैं आप लोग कि कहाँ तक मेरिट जाएगा, और आप लोगों का टेस्ट कैसा हुआ? जी। मेरिट बहुत हाई होगा। अच्छा सर, मेरिट हाई होगा, एमन ने बताया है, सफीना ने बताया। तो माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, जब टेस्ट इजी होता है मेरिट हाई होगा। पेपर इजी था, मेरिट हाई होगा। अच्छा जी। तो बेटा एक बात आपको मैं बताऊं, जो इजी टेस्ट होता है ना, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है। जो टेस्ट आसान लग रहा होता है, बज़ाहिर वो आसान तो होता है, तो उसमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर जाकर ये होता है कि आपको ये डाउट होने लग जाता है कि ये भी एमसीक्यूज जो है, इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है। तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। जब टेस्ट तो बेसिकली आसान होता है, लेकिन प्रॉब्लम आपके लिए वहां पर होती है कि ऑप्शन कौन सा ठीक है। तो ये कहना कि टेस्ट का मेरिट हाई है, बिल्कुल हाई होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा हाई भी नहीं होगा। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एस्टिमेटेड मार्क्स 70 तक का है, तो आपका इंटरव्यू में नाम लाजमी आएगा। 65 से 70 तक अगर आपके मार्क्स हैं, तो बेटा आप तैयारी करना शुरू कर दें इंटरव्यू की। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका ज़रूर नाम आएगा मेरिट के अंदर। और 80 तक मेरिट नहीं जा सकता, क्योंकि 80 एमसीक्यूज एक आधी इंसान ही सॉल्व करता है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत कम लोग होते हैं जो सॉल्व कर पाते हैं। तो मेरिट तकरीबन 65 से 70 तक रहना चाहिए, जो पेपर की नौयत है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। बाकी चूंकि आप लोगों ने पेपर दिया है, तो आप लोगों को भी आइडिया बेटा आपने सॉल्व की हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि उनके 60+ मार्क्स आ जाएंगे जी? जरा हैंड रेज करेंगे। ये इतने मेरे जो मीटिंग में 15 से 16 लोग मौजूद हैं, बताएं कितने ऐसे लोग हैं बेटा जिनको लगता है कि उनके 60+ मार्क्स आ जाएंगे? हैंड रेज करें, शाबाशी। एनीवन? कोई भी नहीं है? अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि मेरिट सर 80 तक जाएगा, और किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ जी। कोई माइक में बताना चाहेगा कि उसके 60+ या 60 तक लगाने चले? 60+ की बात नहीं हम करते, हम 60 तक की बात करते हैं। एनीवन? एक भी स्टूडेंट ने हाथ खड़ा नहीं किया। कुछ स्टूडेंट्स इस वजह से भी हैंड रेज नहीं करते कि एक अब्दुल वासे, गुड, एक स्टूडेंट अभी जिसने हैंड रेज किया, उसे लगता है कि जी उसके 60 आ जाएंगे। वेल, अच्छी बात है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर।
कुछ स्टूडेंट इसलिए भी नहीं बताते कि मैं अगर अभी बता दूं तो बाद में वो नंबर नहीं आएंगे, ये इस तरह से होता है। चलें, कोई बात नहीं है। तो बेटा, अपनी कोशिश आपने जारी रखनी है, ठीक है। मोहम्मद जवाद ने भी कहा है कि जी 60 से 65 चांसेस है, तो मेरिट यही होगा 65 से 70 तक। इरफान साहब ने भी कहा है, बिल्कुल। तो अच्छी बात है, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तो इस वक्त मैं चाइना में बैठकर आप लोगों के साथ राब्ते में हूँ। तो कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। वन बाय वन जो मेरे तक एमसीक्यूज पहुंचे हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला है जी, आप एमसीक्यूज, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये नाइन्थ क्लास में भी आपको पता है एमसीक्यूज था। जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किए थे न्यूट्रॉन, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो एमसीक्यूज है, आप लोग भी साथ साथ कोई, अगर आपको लगता है कि मैं कोई ऑप्शन ऐसा है जो गलत बता रहा हूँ आंसर, तो आप लोग भी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दूसरा एमसीक्यूज है बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो फ्लोरीन। अगर आपको लगता है कि सर ये एमसीक्यूज नहीं था, तो आप तब भी मुझे करेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है जी। थर्ड हमारे पास है नेल पॉलिश में, ये बहुत फेमस एमसीक्यूज है, एसीटोन होता है, याद रखिए, रिमूव करने के लिए यूज होता है नेल पॉलिश के अंदर। इसके बाद है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ethanol from drinking, it is converted to methylated spirit by adding। अच्छा जी, ये जो है एमसीक्यूज, इसमें आपके पास मेथानॉल के साथ एसीटोन ऐड कर देते हैं। मेथानॉल के साथ एसीटोन ऐड करके वो जो एथेनॉल होता है उसको अवॉइड किया जाता है, बाज़ औक़ात लैब में नहीं रखते, स्टूडेंट इसको ड्रिंक भी कर लेते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या उसमें मेथानॉल और एसीटोन ऐड कर देते हैं, जिसका नाम होता है मेथिलेटेड सिप्रेट, ठीक है जी। इसके बाद है, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, तो ये नाइन्थ क्लास 10th क्लास की केमिस्ट्री में ये एमसीक्यूज है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और वाटर इसके अंदर बनता है। इसके बाद है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो सकता है। 6 एमसीक्यूज है बेटा, इसमें 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है H2S, तो 4 है, तो इसके अंदर HNO3 है, इसके अंदर H2SO3 है। अच्छा, ये बहुत आसान एमसीक्यूज था, आपको ना दिमाग थोड़ा सा लगाना था इसमें। जिन स्टूडेंट्स ने हाजिर दिमागी से ये एमसीक्यू सॉल्व किया तो वो इजीली इसमें 1 नंबर हासिल कर सकते थे। उसकी रीजन है, आपने इसको फोकस करना था H2SO4 को। पहले आपको ये पता रिड्यूसिंग एजेंट होते कौन सी चीजें। रिड्यूसिंग एजेंट वो चीज होती है बेटा जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरों को वो रिड्यूस करे। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते थे कि जब H2SO4 हो सकता है, तो ये जो H2SO3 है इसमें एक और ऑक्सीजन भी तो ऐड हो सकता था। तो ये बेसिकली इतना सिंपल सा एमसीक्यूज था कि इसमें एक ऑक्सीजन की एडिशन हो जानी है, तो ये बन जाना था आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट। इसने खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया है और दूसरों को ये रिड्यूस कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है आपके पास चेक करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फर की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो, सल्फर जो होता है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ये इसकी जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसकी -6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहाँ पर चेंज हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है बेटा इसके साथ, इसलिए याद रखना है। ये 6th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये जो है 6 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप
कैलकुलेट कर सकते हैं। H2SO4 तो हाइड्रोजन की हो जाएगी जी +2, सल्फर की x और ऑक्सीजन की -8, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसको ले जाएं 6, इसकी आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 के अंदर। तो यानी H2SO4 के अंदर ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मौजूद है। तो ना तो ये फिर ऑक्सीडाइज हो सकता है, ना ही रिड्यूस हो सकता है। अगर हम बात करें H2SO3 की, तो यहाँ पर बेटा इसमें क्या है, ये 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है तो चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पर ये आप चेक करें तो 6 को इधर ले जाएं तो ये 4 है। अब इसका सिंपल सा ये मतलब है कि ये और बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये अपनी फुल्ली जो सेटिस्फाइड वैलेंसी के अंदर नहीं है। तो इसलिए यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाना था ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करके कि ये रिड्यूसिंग है या ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है जी, तो ये काम था, इसमें आपने ये करना था। इसके बाद है TLC इज अ टाइप ऑफ, बहुत आसान MCQs है। TLC में आप क्या करते हो, एक ग्लास की प्लेट लेते हो, उसके ऊपर क्या करवाते हो, एब्जॉर्बेंट होता है आपके पास। तो जहाँ पे वर्ड एब्जॉर्बेंट आ जाए तो इट इज रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, तो ये डेफिनेटली बेस्ड किस पे कर रहा है, एब्जॉर्प्शन के ऊपर कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इसकी बुनियाद होनी थी। तो इसका जो प्रिंसिपल आप कह सकते थे वो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर आना है। और इसके बाद आ जाता है फॉर्मालिन, जो है वो क्या है। फॉर्मालिन बेसिकली जो बनाया जाता है, ये 40% आपको पता है ये सोल्यूशन होता है बाय एडिंग फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है जी, आवाज आप सबको क्लियर आ रही है बेटा जी, आवाज क्लियर है आपको, बताएं जरा, या कोई डिस्टरबेंस है। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको बेटा, ठीक है, तो क्लियर है जी। अच्छा, तो बेटा फॉर्मलिन की बात हम कर रहे थे, ये 40% फॉर्मल्डिहाइड से बनाया जाता है। इसके बाद सन जो है ये आपके पास कॉन्स्टिट्यूट करता है सोलर सिस्टम का जो मैस है, ये 99% सोलर सिस्टम का जो मैस है ये सन उस पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी। अच्छा, जिन स्टूडेंट ने केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर सुने थे हमारे जो सेशन के अंदर, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, ऑर्डर ऑफ यूनिट सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एक ट्रिक बताई थी। क्यूब, ठीक है जी, 1 - ये एक ट्रिक बताई थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर निकालना है तो इस फार्मूले की मदद से आप सॉरी यूनिट निकालना है, मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो यूनिट निकालना है तो इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का यूनिट निकाल सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर की बात की है, तो बड़ा आसान था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी डेफिनेटली। जीरो के लिए एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ हम फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं मोल पर डीएम क्यूब 1 - 1 सेकेंड। तो यहाँ पर बेटा आपके पास ये टोटल वैल्यू 1 हो जानी थी। किसी की पावर भी 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है आंसर, तो पर सेकंड इसका यूनिट आ जाना था। ये आपके पास यूनिट आना था। ठीक है जी,
इसके बाद है विच इज नॉट यूज एज कैरियर गैस। तो कैरियर गैस के तौर पर अगर जीरो ऑर्डर था तो बेटा मेरे पास, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ एमसीक्यूज में आया है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, तो जीरो आपने एन की जगह जीरो लगा लेना है। इसीलिए मैं आपको स्टार्ट में मीटिंग में कहा था कि अगर कोई एमसीक्यूज भी गलत, जैसे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो लिखते जाते हैं, फिर तो उसके अकॉर्डिंग ही हम तक एमसीक्यूज मिलते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं तो आपको ऑर्डर निकाल कर बता रहा हूँ। हालांकि उसने यूनिट सही निकाल के दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला निकाल के बताया आपको। ठीक है जी, जीरो होगा, बिल्कुल ठीक है। तो जीरो का फिर मैं दोबारा से बता देता हूँ। चले, फार्मूला बहुत ही शानदार है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है। हाफ लाइफ का फार्मूला भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी। तो इसमें जीरो लगा दें आप, वन माइनस जीरो तो वन ही रह जाएगा, तो ये यूनिट आ जाएगा जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इस तरह की ट्रिक्स होती हैं, तो इनको याद रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बेटा, ये आपके पास ऑर्डर था। इसके बाद बात कर रहे थे कि विच इज नॉट यूज एज अ कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर कैरियर गैस कौन सी यूज नहीं हो सकती? ऑक्सीजन है, फिर आपके पास हीलियम है, आर्गोन है, नाइट्रोजन है। अगर आप यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, तो ये एमसीक्यू तो बहुत ही आसान था। उसकी रीजन है कि हीलियम भी आपके पास ऐसी गैस है जो इनर्ट होती है, आर्गोन भी है, और N2 जो है, अगर आप इसके ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो आपको पता चलेगा कि N2 जो है ये भी इनर्ट होती है। आपको नहीं पता, हम यहाँ पे रिएक्शन लगा रहे होते हैं बेसिकली। क्वार्ट्ज की फर्नेस होती है हमारे पास यहाँ पर लैब। क्वार्ट्ज की फर्नेस के अंदर हम या तो नाइट्रोजन की गैस यूज कर सकते हैं या आर्गोन की। ऑक्साइड की फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए हम मटेरियल बनाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो। अगर हम उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो वो मटेरियल तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ऑक्सीजन तो रिएक्टिव होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है गैस, ये बेसिकली कैरियर गैस के तौर पर यूज नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद है पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप किसकी थी? तो ये भी आप निकाल सकते थे, H2O है, PCl3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन का भी मैंने फार्मूला बताया हुआ है अपने स्टूडेंट्स को। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो बहुत आसान फार्मूला है। H इज इक्वल टू फास्फोरस के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस, और इसके साथ मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच हैं बेटा? 3 है। वैलेंट एटम 3 है, इसके ऊपर चार्ज कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 8 तो 4। इट मीन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाती है। ठीक है जी, तो यही कंपाउंड था। PCl3 ही था या PHCl3 था? जी बेटा, ये करेक्ट करवाइएगा। SO3 था, NO2 था। पीएच, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि PHCl3 था या PCl3 था? इसमें से बताएं मुझे कौन सा कंपाउंड था। मेरे हाल बेटा ये कोई मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है। फॉर्मूला मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का कहते हैं तो बता देता हूँ, जिससे आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। मैंने आपको निकाल के बता दिया है। फॉर्मूला ये है, जनरल फार्मूला। 2 फार्मूले मैंने केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स में बताए थे ट्रिक के लिहाज से। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये फार्मूला होता है 1/2 जो भी है। फॉर एग्जांपल PCl5 है, तो जो आपका सेंट्रल एटम होता है उसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो वो 5 है। और अगर उसके ऊपर माइनस का चार्ज है
मैं आपको एक और कंपाउंड बताता हूँ। NO2 नेगेटिव की बात करने चले, इससे एक्सप्लेन करता हूँ हाइब्रिडाइजेशन। H इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 5। और इसके ऊपर चार्ज कितना है? माइनस है। तो माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आया है या इलेक्ट्रॉन गया है जी? माइनस का मतलब तो यही होगा ना, इलेक्ट्रॉन आया है तो उसको हम +1 करेंगे। माइनस चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आया है तो माइनस को प्लस कर देना है, ठीक है। इसके साथ मोनोवैलेंट एटम कितने? मोनोवैलेंट का मतलब क्या है? जिनकी वैलेंसी एक होती है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो एक नहीं है, तो ये मोनोवैलेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम बेटा 0 लगा देंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको आपने माइनस करना था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां से। तो ये 1/2। ये आसान सा फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन का। तो इसकी 3 तो इट मींस इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर इजीली बता सकते हो। जब आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली है तो स्ट्रक्चर निकालना मुश्किल नहीं, ठीक है जी। ये ट्रिक्स होती हैं जो आपको डिफरेंट लेक्चर्स सुनने के बाद मिलती हैं। तो इसके बाद है जी टू कन्वर्ट कुकिंग ऑयल टू बनास्पति। तो ये हाइड्रोजनेशन है, बहुत आसान है। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन की एडिशन करवानी थी, H2 बनाना था जी। विच वन इज मोर प्रिसाइज टेक्निक? तो मोर प्रिसाइज टेक्निक में आपके पास, हाँ जी, पिरामिडल की बात की गई थी। प्रिसाइज की टेक्निक कौन सी है? वॉल्यूमेट्रिक है। वॉल्यूमेट्रिक बेटा मैं आपको बताऊं तो ये टाइट्रेशन, जो टाइट्रेशन हम करते हैं, मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया था। तो वॉल्यूमेट्रिक की टाइट्रेशन हमने सारी पढ़ी थी। तो वॉल्यूमेट्रिक बेसिकली टाइट्रेशन, आगे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक में टाइट्रेशन आ जाती है, और ग्रेविमेट्रिक में आप कंपाउंड वगैरह जो है वो मेजर करते हो, कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। उसके साथ 8 स्टेप होते हैं, आपने भी किया होगा। और थर्ड है हमारे पास फोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है, एक बात आपको बता दूं, नंबर 1, ये कोई आसान सी टेक्निक है, लैब में होती है, एक्यूरेट नहीं है। ग्रेविमेट्री भी हम खुद से करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जो हाथ से हम कर रहे हैं, ह्यूमन एरर आ सकता है उसमें, लेकिन जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करता है उसमें एरर आने के चांसेस कम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो आना था वो आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था, ठीक है। इसके बाद है बेटा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन, सेपरेट कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो होती है, का जब नाम आ जाए तो आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए थी। आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान कोई बता सकता है कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जी? एनीवन? आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जी बेटा? किसी को नहीं पता? माइक ऑन करके भी आप बता सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं माइक ऑन करके भी। स्टूडेंट ने जवाब दिया है जी, सर इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आयंस की मूवमेंट। बेटा मेरे पास ये एमसीक्यूज है कि किस बेस पर हम इसे सेपरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हम उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड कंपोजिशन। तो इसमें न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज, शुगर और बेसिस होते हैं। इसके
बाद आपके पास है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत मैंने डिटेल में पढ़ाई थी ये क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एक मैकेनिज्म था, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे हम, जो साइज होता था और शेप होती थी उसकी बुनियाद पर हम करते थे, ठीक है। जिसका साइज बड़ा होता था, जिसका आप कह सकते हो साइज होता था, लार्ज होता था, वो जल्दी आ जाता था। जिसका साइज कम होता था, क्योंकि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में ये सीन था, उसमें बेसिकली छोटे छोटे पोर्स होते थे, बीड या जेल यूज करते थे बेसिकली। उनके पोर्स का साइज बहुत कम होता था। जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल होते थे वो पोर के अंदर फंस जाते थे, जबकि जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल थे, फॉर एग्जांपल इस तरह के मॉलिक्यूल, वो इजीली सेपरेट हो जाते थे। तो जो बड़े मॉलिक्यूल थे वो जल्दी सेपरेट हो जाते थे एज कंपेयर टू स्मॉलर वन। इसके बाद है जी 3D ऑर्बिटल हैज, ऑर्बिटल और 3p कंपैरिजन है। तो आप बताएं बेटा इसमें से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जी, किसकी एनर्जी ज्यादा है इसमें? आयंस की मूवमेंट नहीं होती बेटा, और उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना इम्पैक्ट है बेसिकली, क्योंकि सीव्स के अंदर जो है ना वो आकर मॉलिक्यूल फंस जाएंगे स्मॉल साइज वाले, और जो बिगर साइज होगा वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपने N+L रूल लगाना था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये एफएससी का एमसीक्यूज है। तो 3D आप ठीक कह रहे हैं, इसकी ग्रेटर होनी थी, ठीक है जी। इसके बाद है व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये जब बनता है तो आगे वो बात कर रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, ये इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना था कि अब बेटा हुआ क्या है, अब मैं बात को समझना है, ली चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर रहा है बेसिकली हीमोग्लोबिन के साथ। तो प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली डिक्रीज हो रहे हैं, जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं। तो रिएक्शन कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड। इस चेंज को नलीफाई करने के लिए रिएक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट होना था। आप लोग ऐसे करें, काइंडली दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फर्दर फिर हम जो एमसीक्यूज रहते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। एक दफा दोबारा से आप मीटिंग ज्वाइन करें सब लोग उसी लिंक से।